नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राज विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अधिगम के बारे में पढ़ा था, अधिगम के वक्र के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी के क्रम में हम अधिगम के सिद्धांतों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हम जरा अधिगम को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो अधिगम क्या है? जैसा कि बताया गया था कि अधिगम किसी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हुए अस्थायी परिवर्तन को यह कह सकते हैं अस्थायी परिवर्तन है। इन शब्दों पे ज्यादा जोर दीजिएगा। अधिगम क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हुआ अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो मतलब ये भी चर्चा हम लोग किए थे कि अगर किसी अन्य कारण से व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो अधिगम नहीं है, वो क्षणिक होता है। ठीक है, अन्य कारणों से जैसे मादक पदार्थों के सेवन, बीमारी, इन बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उसके द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो अस्थायी नहीं होता, और अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, इसलिए उसको अधिगम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आपने अधिगम तो जान लिया, अब बात आते हैं सिद्धांत की। आखिर सिद्धांत क्या होते हैं? तो सिद्धांत दोस्तों वे कारण हैं जिसके द्वारा कोई न कोई घटना घटित होती है। आखिर घटना क्यों घटी, क्या कारण था, तो उसी से संबंध हमारा अधिगम से भी है कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके द्वारा अधिगम होगा, कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे अधिगम पता चल रहा है। ठीक है, तो उसमें हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि अधिगम के सिद्धांत हैं कितने। देखिए, वैसे देखा जाए तो अधिगम के सिद्धांतों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट के अगर देखें तो काफ़ी हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा, आपको समझने में आसानी होगी। पहला जो सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिकों का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। यानी पहला जो ग्रुप है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का है। व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा है संज्ञानात्मक। अब आखिर वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद में आते हैं? तो पहले थोड़ी सी व्यवहारवाद की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत में जब मनोविज्ञान के बारे में आया तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। फिर उसको थोड़ा सा और जब नया वर्जन शुरू हुआ, नए प्रतिपादक आए तो उन्होंने आत्मा का विज्ञान माना, फिर मन का विज्ञान माना, और अंत के जो लोगों ने आए जिसको जो व्यवहारवादी, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। ठीक है, तो इन व्यवहारवादियों में जो मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं व्यवहारवादी, उनके बारे में उनका नाम जान लेते हैं। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया अधिगम का, उसी को हम कहते हैं अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो उसमें से आते हैं थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और आते हैं सीएल हल। ठीक है, अब संज्ञानात्मक में जो हमारे आते हैं उसमें से मैक्स वर्दीमर,
कहलर और कोफ्का, कर्ट लेविन, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं जीन पियाजे भी। तो आखिर ये कैटेगराइज क्यों हुआ? तो सिद्धांतों में कुछ इनकी भिन्नता रही होगी। तो अब हम जानेंगे कि व्यवहारवादियों ने आखिर अपने सिद्धांत में किन चीज़ों पे जोर दिया है, ठीक है। तो ये जो व्यवहारवादी थे उन्होंने मुख्य रूप से कुछ शब्दों पे ज़्यादा जोर दिया है। वही शब्द देख लेते हैं हम लोग। एक आता है उद्दीपक, फिर दूसरा है अनुक्रिया, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हम व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें इन शब्दों का प्रयोग आपको आएगा, बार बार प्रयोग होगा, इसलिए पहले हम इनके अर्थों को समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। उधर दूसरी तरफ जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया, उनमें समस्या समाधान, बुद्धि, संवेदना और ज्ञान जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग आएगा। तो पहले हम इनको जान लेते हैं, ठीक है। अब पहला चर्चा करते हैं हम आखिर उद्दीपक क्या है। उद्दीपक, फिर अनुक्रिया। तो उद्दीपक को समझते हैं इस तरह से। उद्दीपक एक हमारा, समझ लीजिए, एक टारगेट फिक्स कर दिया जाए, वो उद्दीपक है, ठीक है। स्टिमुलस बोलते हैं इसको। तो अगर किसी चीज को, अगर हमारा मान लीजिए जैसे आप इस समय टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है? टीईटी उत्तीर्ण करना। तो ये आपके लिए उद्दीपक का कार्य करेगा, ठीक। अब आते हैं अनुक्रिया। तो जो आप ये तैयारी कर रहे हैं टीईटी पास करने के लिए, जो जितनी भी आप प्रक्रियाएं अपना रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, वो अनुक्रिया के अंतर्गत आएगी। फिर आता है हमारा पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। मतलब आपको कहीं न कहीं से मोटिवेशन के रूप में कुछ न कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर कुछ करेंगे, अगर कुछ आप इसकी तैयारी करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, फिर आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, आपको कहीं से और सपोर्ट लेने की भी जरूरत पड़ेगी। फिर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, किसी से मोटिवेट होंगे, सेल्फ से मोटिवेट होंगे, किसी को देख के होंगे। तो इन चीज़ों को, ये सारी जो शब्दावलियाँ हैं, ये हमारे व्यवहारवादियों के सिद्धांत में आएंगी। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसी के बाद अब थोड़ी सी अनुक्रिया पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनुक्रिया अगर देखा जाए तो ये 3 शब्दों में इसको अगर हम कर लें तो एक आ जाती है क्रिया, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया। ये जो क्रिया शब्द है, ये लगभग 3 चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि बार बार आएगा। कहीं क्रिया आएगा, कहीं प्रतिक्रिया आएगी, कहीं अनुक्रिया आएगी। तो क्या ये तीनों एक ही चीज़ें हैं? आखिर क्रिया बार बार आ रही है, क्या है? हम इनमें पहले अंतर समझ लेते हैं कि क्रिया क्या है, ठीक है। क्रिया आप जानते ही हैं, क्रिया किसी कार्य का जो आप एक्शन वर्क है, एक्शन है, वो हमारी क्रिया हो गई। अब प्रतिक्रिया क्या है? इसको हम एक तरह से समझ लें सहज क्रिया। सहज क्रिया ये हमारी मूल प्रवृत्तियों से हैं। जैसे जन्मजात जो क्रिया होती है वो हमारी मूल प्रवृत्ति से। अब प्रतिक्रिया क्या हो गई? अगर हम किसी का उत्तर देते हैं, किसी के एक्शन के बदले हम कोई एक्शन करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अध्यापक जब इस क्लास में आते हैं तो बच्चे क्या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो अध्यापक भी प्रतिक्रिया करते हैं, गुड मॉर्निंग,
ये हमारी प्रतिक्रिया हो गई, यानी कार्य के बदले जो क्रिया हो रही है उसका हम प्रत्युत्तर कर रहे हैं। अनुक्रिया क्या होती है? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो अनुक्रिया के अंतर्गत आती है। और सहज क्रिया जो है, सहज क्रिया जन्मजात होती है। जैसे अगर आपके हाथ में रोटी है, बंदर देखा उसको झपट लिया, तो इसकी जन्मजात गुण है, तो वो सहज क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये हो गई। अब हम जानते हैं कि आखिर व्यवहारवादियों में क्या क्या आता है और संज्ञानात्मक। ये तो हमारे वैज्ञानिक हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए जिन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, और ये मनोवैज्ञानिक इधर के हो गए जिन्होंने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया। अब व्यवहारवादियों के सिद्धांत में और संज्ञानात्मक के सिद्धांत में क्या क्या अंतर है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, व्यवहारवादियों ने माना है कि जो अधिगम होती है वो धीरे धीरे होती है। पूरा लिख देते हैं, अधिगम धीरे धीरे होती है। अधिगम धीरे धीरे होती है। और इन्होंने क्या माना है कि अधिगम बिल्कुल अचानक होती है। इन्होंने माना कि अधिगम अचानक होती है। ठीक। इन्होंने माना है कि व्यवहारवादियों का मानना है कि जो अधिगम होगा वो मानव भी सीख सकता है, यानी अधिगम मानव भी कर सकता है और पशु भी कर सकते हैं। यानी मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं, दोनों सीख सकते हैं। लेकिन संज्ञानात्मक वालों ने माना कि नहीं, अधिगम केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। तो यानी इनके द्वारा माना गया है कि अधिगम केवल मानव कर सकता है। इनका सिद्धांत है कि किसी लक्ष्य को जब हम प्राप्त करेंगे तभी अधिगम होगा, अभ्यास के द्वारा अधिगम होगा। यानी इसका मेन उद्देश्य होता है लक्ष्य प्राप्ति, और इनका मूल उद्देश्य होता है समस्या समाधान। जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं ये मानते हैं अपने सिद्धांत में कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिगम नहीं हुआ, और ये मानते हैं कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो ये अधिगम हो गया। अब आते हैं हम इन व्यवहारवादियों के पहले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो पहले जो व्यवहारवादी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों में जिस मनोवैज्ञानिक का, वो है थॉर्नडाइक। देखिए, थॉर्नडाइक, वैसे इनका पूरा नाम ईएल थॉर्नडाइक है। तो थॉर्नडाइक वैसे एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। वह हमेशा पशुओं पे कोई न कोई प्रयोग करते रहते थे। ऐसा लगता है इनके बारे में जानते हैं हम थोड़ा। इन्होंने लगभग सभी पशुओं पे कुछ न कुछ प्रयोग किए हैं। शायद एक वनमानुष ही बचा है जो जिस पे इन्होंने अध्ययन नहीं किया। हो सकता है उस समय वो थोड़ा सा कॉस्टली रहा हो या कुछ रहा हो। वनमानुष को छोड़कर इन्होंने लगभग हर एक जानवर पे अपना प्रयोग किया है। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये बहुत बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप थॉर्नडाइक को बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब ये हुआ कि मनोविज्ञान के जितने भी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनका शिक्षा में प्रयोग करने की शुरुआत इन्होंने ही की। इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
तो थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में बिल्ली पे एक प्रयोग किया जिसका उन्होंने अपने सिद्धांत में नाम दिया था प्रयत्न एवं भूल। इसके और भी उपनाम हैं, इसको कह सकते हैं हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इन्होंने अपना सिद्धांत का जो प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पर। तो आइए पहले हम इनके प्रयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को एक पिंजरे में रखा, भूखी बिल्ली को। अब पिंजरे को भी उसके बाद पिंजरे की सेटिंग इस प्रकार थी कि अंदर एक लीवर लगा हुआ था और लीवर को दबाने से गेट उसका दरवाज़ा पिंजरे का खुलता, बिल्ली बाहर आती और बाहर जो है उन्होंने एक कटोरी में मछली रख दिया था जो बिल्ली को स्पष्ट दिख सकती थी, लेकिन बिल्ली वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। तो बिल्ली उनका उसको करना ये चाहते थे कि बिल्ली आखिर किस प्रकार बाहर आती है और मछली को ग्रहण करती है। तो जब उन्होंने भूखी बिल्ली को उसमें बंद किया और उसके कुछ दूरी पे सामने ही वो रख दिया ताकि उसके पहुंच से बाहर हो, मछली में प्लेट में मछली रख दिया, तो क्या हुआ, बिल्ली ने जैसे ही मछली को देखा वो उछल कूद मचाने लगी कि किस तरह से हम उसको पा जाएं। तो बहुत देरी के बाद अचानक बिल्ली का पैर जो है लीवर पे पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है, बिल्ली बाहर आती है और मछली को खा लेती है। इसी प्रयोग को ये बार बार दोहराते गए। हर बार वही होता कि कुछ प्रयास करने के बाद बिल्ली दरवाज़ा खोल देती, लीवर पे उसका पैर पड़ता, फिर आती, उसको खाती, मछली को खाती और यह प्रक्रिया दोहराते मतलब कई बार दोहराई गई। तो उन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान देखा कि पहली बार तो बिल्ली ने काफ़ी उछल कूद किया, तब जाके लीवर दबा। जब यह प्रक्रिया दोहराई जाने लगी तो ये पाया गया कि धीरे धीरे बिल्ली कम गलती कर रही है और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही बिल्ली को अंदर डाला जाता है, इधर से दरवाज़ा बंद किया लीवर से, बाहर मछली रखी गई, बिल्ली तुरंत लीवर को दबाती है और बाहर आके मछली खा के चली जाती है। तो इससे उन्होंने एक सिद्धांत निकाला कि अगर किसी व्यक्ति या जो भी हमारा जिसके पे हम कर रहे हैं, सीधा सीधा उन्होंने कहा अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक मीन्स स्टिमुलस रखा जाता है, यानी अगर व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक रखा जाता है तो उसके प्राप्त करने के लिए वो जो अनुक्रिया करता है, ठीक है, उद्दीपक प्राप्त करने के लिए की गई अनुक्रिया मतलब रिस्पांस, ठीक है। अगर कोई उद्दीपक अगर किसी व्यक्ति के सामने रखा जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए वो अनुक्रिया करता है और एक समय ऐसा आता है कि वह उसको प्राप्त कर लेता है जिससे दोनों में संबंध हो जाता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत यही बताता है कि अगर कोई उद्दीपक किसी व्यक्ति के सामने रखा गया है तो उसको प्राप्त करने के लिए वह अनुक्रिया करेगा और सही अनुक्रिया हो जाने पर उसका उस दीपक के साथ संबंध हो जाता है और यही अधिगम है। समझ में आ गया? इसको हम SR थ्योरी भी कहते हैं, SR थ्योरी। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस टारगेट
रख दिया जाए, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रिया करता है वो, ठीक है, अनुक्रिया करने के पश्चात अगर वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उस उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, तो उस अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच संबंध हो जाता है। ठीक, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये हमारा उद्दीपक और ये अनुक्रिया, यानी उद्दीपक देख के अनुक्रिया हुई, ठीक है, उद्दीपक को देख के अनुक्रिया हुई, तो इसका इसके साथ रिलेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं एसआर थ्योरी। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि थार्नडाइक के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है। ये तो उनके मेन सिद्धांत का निचोड़ था, कि सिद्धांत का निचोड़ था उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध। ठीक है, इसीलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने इस सिद्धांत के आधार पे कुछ नियम बनाए, वो कौन कौन से नियम हैं, आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं कि सीखने के उन्होंने कौन कौन से नियम बनाए, अधिगम के नियम। तो अभी देखिए दोस्तों, ये हम थार्नडाइक पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं। थार्नडाइक के सीखने के नियम। थार्नडाइक के सीखने के नियमों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इन्होंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया। पहले हो गए हमारे मुख्य नियम, अब दूसरे हो गए गौड़ नियम, सेकेंडरी। इसको बोल सकते हैं मेन लॉ या सेकेंडरी लॉ, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ भी कह सकते हैं। देखिए, अब मुख्य नियम को इन्होंने तीन भागों में बांट दिया। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। पहले हम इन नियमों पे चर्चा कर लेते हैं। ये तत्परता का नियम क्या है? थार्नडाइक ने माना कि अगर कोई व्यक्ति हो, कोई बालक हो, कोई भी हो, अगर वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है, इच्छुक नहीं है, तो आप उसे नहीं सिखा सकते। ठीक है, वही है तत्परता का नियम। इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया। अगर उन्होंने भूखी बिल्ली के स्थान पे बिल्ली को पहले खिला पिला के उसके अंदर रखा होता, तो वह प्रतिक्रिया नहीं करती। और उन्होंने किया भी था, ये प्रयोग किया भी था कि पहले बिल्ली को अच्छे से भरपेट भोजन देने के बाद उन्होंने पिंजरे में डाला, तो क्या हुआ कि बिल्ली कुछ देर तक प्रतिक्रिया ही नहीं की। क्यों? उसको आवश्यकता है ही नहीं, वो तत्पर नहीं है, उस चीज को पाने के लिए वो तत्पर नहीं है। तो ये हो गया हमारा तत्परता का नियम। अगर हमारे अंदर तत्परता है तो हम चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। वही चीज़ें बालक पे लागू होती हैं कि अगर बालक किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर है, इच्छुक है, तो उसको कम समय में अच्छे से सीखेगा। तो आपको तत्परता का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में थार्नडाइक ने यह बताया कि अगर हम किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। वह है अभ्यास करना। आपने एक दोहा भी पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी अगर एक रस्सी जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है एक पत्थर पे अपना निशान बार बार रगड़ने से डाल सकती है, तो क्या बार बार अभ्यास करने से हम किसी चीज़ को सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये अभ्यास का नियम है। वही काम थार्नडाइक ने बताया बिल्ली के माध्यम से कि बिल्ली कई बार उछल कूद से प्रयास की। पहले प्रयास में पहली बार तो तुक्का से समझ लीजिए लीवर दब गया और भोजन बिल्ली को मिल गया। तो बाद में कई बार ये प्रक्रिया दोहराते दोहराते एक समय तो उसको भी समझ में आ गया होगा कि
हो ना हो इसी को दबने से भोजन मिलता है, तो उसको उसने दबाया और अंत में भोजन को प्राप्त किया, मछली को खा लिया। तो ये था हमारा अभ्यास का नियम, यानी अगर हम अभ्यास अच्छे से करेंगे तो अच्छे से लर्निंग होगी। अगले नियम पे आते हैं हम, प्रभाव का नियम। तो लर्निंग का प्रभाव होता है, जो कुछ हम सीखे हैं उसका प्रभाव होता है। अगर ये प्रभाव, देखिए प्रभाव को हम दो तरह से मान लें कि यह जो हमारा प्रभाव होगा वो दो तरह से हो सकता है, एक तो सकारात्मक और एक होगा नकारात्मक। तो जिन चीजों का प्रभाव सकारात्मक होगा उसी चीज में हम अपनी इच्छा जताएंगे सीखने के लिए। अगर बिल्ली को मछली के जगह पे जो लीवर दबाती हो और खुलता दरवाजा और उसमें एक डंडा पड़ जाता, तो क्या बिल्ली कभी लीवर दबाती? नहीं दबाती। लेकिन उसको क्या मिल रहा था? भोजन मिल रहा था, इसलिए वो बार लीवर को दबा रही थी, यानी उसको कुछ लाभ मिल रहा था। यानी आपको जो भी लर्नर है, अगर उसको जिस काम में आनंद आएगा उसका प्रभाव उस पर ज्यादा रहेगा, वो सकारात्मक प्रभाव डालेगा। लेकिन जिसका प्रभाव, जिसको करने से उसको दंड मिलेगा तो वो काम वो नहीं करना चाहेगा, तो वो प्रभाव का जो नियम है वो नकारात्मक होगा। इसका मतलब ये कहेंगे जो हमको बाहर से मिल रहा है, जो हमको लाभ दिख रहा है, सही शब्दों में कहें तो अगर हमारी रुचि है, हमको उससे आनंद मिल रहा है, तो हमारा ये प्रभाव जो होगा सीखने को आगे बढ़ाएगा। अगर उससे हमें दुख हो रहा है तो ये नकारात्मक प्रभाव होगा जो हमें सीखने में बाधा डालेगा या हम उसको नहीं सीख सकते। ठीक है दोस्तों, ये हो गए मुख्य नियम। अब हम आगे चर्चा करते हैं गौड़ नियम पे। तो गौड़ नियम में इन्होंने मुख्यतः 5 नियम बताए, जिसमें से जिसको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। एक है बहुप्रतिक्रिया का नियम। उन्होंने यही कहा, किसी भी चीज को करने के लिए हमें बहुत बार प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार के प्रतिक्रिया में ये हमें प्राप्त हो जाए। जैसे बिल्ली ने किया, बार बार प्रयास किया। और इसका आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई काम देते हैं तो कहते हैं बेटा इसको 5 बार 6 बार पढ़ो ताकि ये अच्छे से याद हो जाए, यानी कई बार उसकी प्रक्रिया करो। ठीक है। दूसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, आंशिक, टुकड़ों, है ना। एक बार में तो हम किसी बालक को तो ऐसा नहीं कह सकते कि बेटा पूरी बुक याद कर लो। उसके लिए क्या बने हैं? हमारे चैप्टर बने हैं। चैप्टर भी नहीं हम एक साथ जब पढ़ पाते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, एक एक हेडिंग को पढ़ते हैं। यानी अगर हमें अच्छे से अधिगम करना है, अच्छे से सीखना है, तो हम किसी चीज को टुकड़ों में करें, वो हमारा आंशिक क्रिया का नियम है। आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा नियम है, मानसिक स्थिति। देखिए दोस्तों, वही बात यहां भी आ गई कि अगर हम तत्पर नहीं हैं तो तत्परता से ही है। अगर हम तत्पर नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति सीखने लायक नहीं है, तो हम अधिगम नहीं कर सकते। ठीक है। तो मानसिक स्थिति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब मानसिक स्थिति का ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत सी हो सकती है कि हो सकता है मानसिक स्थिति के अनुसार हमारे विषय वस्तु ना हो। ठीक है। हो सकता है कि मानसिक स्थिति हमारी उस समय या किसी रोग, गंभीर रोग या चोट किसी से प्रभावित रही हो। तो ये सब कुछ मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगा कि अगर मानसिक स्थिति अच्छी है, सीखने लायक है, तभी वो सीख सकता है, अन्यथा नहीं सीख सकता है। उसके बाद आता है समानता का नियम। देखिए समानता या सादृश्यता भी इसको बोलते हैं। तो समानता का नियम में क्या है? समानता का नियम यही है कि हम जो भी अधिगम किसी दूसरे से प्राप्त किए हैं, उस अधिगम का हम आगे प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए
कि अगर कोई साइकिल चलाने वाला है, ठीक है, उसको मोटरसाइकिल चलाना है, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समानता है। जैसे उसमें भी हैंडल आपको संभालना है, इसमें भी हैंडल संभालना है, उसमें 2 पहिए हैं, इसमें भी आपके 2 पहिए हैं, यानी बैलेंस उसमें भी बनाना है तो बैलेंस आपको इसमें भी बनाना पड़ेगा। उसमें भी आपको सामने देखना है तो आपको मोटरसाइकिल चलाने में भी सामने देखना पड़ेगा। यानी कुछ चीज़ें हम वहाँ पे समान रूप से कर ले रहे हैं, ठीक है, ये अधिगम में सहायक होती हैं। और आगे एक आता है साहचर्य का नियम। जो हमारा अगला नियम है ये साहचर्य का नियम, इसको हम जानते हैं। क्योंकि साहचर्य का नियम से संबंधित यही है कि कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक को देख के ही कोई न कोई प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो किसी उद्दीपक के प्रति हुई प्रतिक्रिया का संबंध साहचर्य का नियम ही कहलाता है। अगर वह प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा, अगर नकारात्मक है तो कुछ समय के बाद वह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, मतलब वो जो नकारात्मक है वो जो घटना हुई वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साहचर्य का नियम है वो हमारे पुनर्वलन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका सकारात्मक प्रभाव रहा तो हमारे मस्तिष्क में कुछ देर अस्थायी बनाएगा, अगर उसका नकारात्मक प्रभाव रहा तो कुछ दिनों के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये तो रहा दोस्तों हमारे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब हम अगले व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत पढ़ते हैं जो है पावलोव, इवान पावलोव। तो दोस्तों इवान पावलोव ने जो सिद्धांत दिया उसका जो नाम है पहले उसको जानते हैं। उसका नाम है परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, या उसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको एस टाइप भी बोलते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को बनाया उनका नाम है I.P. पावलोव। इन्होंने जो प्रयोग किया एक कुत्ते पे किया, उनका जो प्रयोग का मुख्य बिंदु था वो कुत्ते पे इन्होंने किया। I.P. पावलोव ने एक जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को पहले हम जान लेते हैं फिर उसकी व्याख्या करते हैं। इन्होंने कहा अगर किसी व्यक्ति के समक्ष एक उद्दीपक रखा जाए, मतलब एक उद्दीपक रखा जाए और कुछ समय बाद फिर से एक उद्दीपक रख दिया जाए, मतलब एक फर्स्ट उद्दीपक हो गया जो परंपरागत है और उसके परिप्रेक्ष्य में एक और रख दिया जाता है। एक उद्दीपक रखा जाए और अनुक्रिया के पूर्व उस उद्दीपक के बाद उस उद्दीपक के ये कह सकते हैं तुरंत पहले एक और उद्दीपक रख दिया जाए। एक और उद्दीपक रख दिया जाए। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के समक्ष एक उद्दीपक रखा है, ठीक है, और वो अनुक्रिया उसको करने से पूर्व एक और उद्दीपक पहले उद्दीपक के पहले रख दिया जाए, तो क्या होगा, जो कार्य पहला उद्दीपक कर रहा था
जो अनुक्रिया पहले उद्दीपक को देख के हो रही थी वो अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक को देख के ही हो जाएगी। रख दिया जाए तो अनुक्रिया दूसरे दीपक से वही होगी जो पहले से होती है, जो पहले से होती है। देखिए ये सरल भाषा में हमने लिखा है, इनके सिद्धांत का निचोड़ लिखा है। आप देखिए समझिए, पहले इसको कहा है कि अगर एक व्यक्ति के समक्ष एक उद्दीपक रखा है, जैसे आपने थार्नडाइक वाले से तुलना कराइए तो उसके समक्ष क्या रखा था, मछली, और अनुक्रिया हो रही थी, बिल्ली बार बार प्रयास की और वही अनुक्रिया था बिल्ली का। और अनुक्रिया से पूर्व यानी अनुक्रिया होने से पूर्व बिल्ली के अगर एक और उद्दीपक रख दिया जाए, ठीक है, यानी मछली प्राप्त होने से पहले कोई एक और उद्दीपक रख दिया जाए। अभी मैं उससे तुलना करा के समझा रहा हूँ, एक और क्या है, तो जो मछली को डायरेक्ट प्राप्त करने में जो अनुक्रिया करती ना बिल्ली, वो दूसरे उद्दीपक को देख के ही करेगी। इसका उन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पे, तो उनके प्रयोग को जान लेते हैं तब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, थार्नडाइक की भांति एक भूखे कुत्ते को लिया, ठीक है, और कुत्ते को एक पिंजड़े में रखा, एक उसका जो उन्होंने जाल की नुमा बनाया था, कुत्ता बाहर से सब कुछ देख सकता था, मतलब ट्रांसपेरेंट चीज़ें उसमें बॉक्स में था वो। उन्होंने क्या किया, कुत्ते के सर्जरी के द्वारा कुत्ते की लार ग्रंथि को काट के उसमें से नली सेट किया और उसको आगे एक बीकर में रख दिया, और कुत्ते के लिए भोजन की व्यवस्था की। लेकिन भोजन क्या था वहाँ पे, देखिए भोजन वही था पहला उद्दीपक, भोजन की व्यवस्था की गई, लेकिन उसको इस तरह से सेट किया गया कि भोजन मिलने से पूर्व एक घंटी बजाई जाती थी। जब घंटी बजती थी तब कुत्ते को भोजन दिया जाता था, मांस का टुकड़ा है जो भी कुछ था भोजन दिया जाता था। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई और फिर बाद में निष्कर्ष ये निकला कि एक बार घंटी तो बजा ही गई लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया। जब कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया, परिणाम स्वरूप क्या न जब हुआ कि कुत्ते का लार टपकने लगा। तो जैसे हम लोग जब भोजन करने जाते हैं या कोई अच्छी स्वादिष्ट चीज़ बन रही हो, हमको भूख लगा है, तो क्या होता है, मन में आ जाता है ये इस टेस्ट का होगा। अगर वैसे देखिए दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अचार का। अगर हम कहें अचार, तो अचार आप सुन के आपके मुंह में थोड़ा सा लार आ जाता है ना। उसी तरह से कुत्ते के मन में भी लार आ गया कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है, यानी वही अनुक्रिया दोहराई गई बार बार। तो पहले उद्दीपक को नहीं दिया गया डायरेक्ट, पहले तो उसको खाना दिया गया। जब घंटी बजती थी तब उस कुत्ते को खाना दे दिया जाता था, फिर जब घंटी बजती थी तब खाना दिया जाता था, यानी पहले उद्दीपक के साथ दूसरा उद्दीपक जोड़ दिया गया है। पहले उद्दीपक को पहुंचने के लिए दूसरा उद्दीपक कार्य कर रहा है, यानी जब घंटी बजती थी तभी खाना दिया जाता था। तब नतीजा यही हुआ कि दोबारा जब घंटी बजाई गई तब कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा, अर्थात उसने समझ लिया कि अब मुझे भोजन मिलेगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि अगर एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से पहले रखा जाता है तो दूसरा उद्दीपक भी वही कार्य करेगा जो पहला उद्दीपक कर रहा था। यही पावलोव का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को हम एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का सिद्धांत। तो जो बीएफ स्किनर, ये भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ये आरएस थ्योरी कहा जाता है इसको। देखिए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत में इसके जो प्रतिपादक थे वो बीएफ स्किनर
इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो कबूतर और चूहे पे किया था, कबूतर और चूहा। ठीक है, तो इनके सिद्धांत क्या थे? ये बिल्कुल थॉर्नडाइक के अपोजिट चलते हैं। इन्होंने भी सेम प्रोसीजर अपनाया, उस तरह से प्रयोग किए। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जैसे थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर हम कोई उद्दीपक किसी के सामने रखेंगे तो उसको देख के वो अनुक्रिया करेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम क्रिया करेंगे तब हमको उद्दीपक प्राप्त होगा, यानी किसी क्रिया के करने के पश्चात हम उद्दीपित होंगे, तब लर्निंग होगा। तो पहले इनके सिद्धांत को समझ लेते हैं। इन्होंने कहा किसी क्रिया के पश्चात उद्दीपन का प्राप्त होना। इन्होंने थॉर्नडाइक के नियम से ही निकाला है, उसका उल्टा इन्होंने बताया कि किसी क्रिया के पश्चात ही उद्दीपक प्राप्त होगा। यानी अगर हम कोई अनुक्रिया करेंगे, इसको अनुक्रिया कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता। अनुक्रिया यानी कोई क्रिया हम करेंगे तो जैसे तभी हम जो हमें उद्दीपन प्राप्त होगा, जो हमारा टारगेट अचीव होगा। अगर वो पॉजिटिव वे में है तो हम उसको बार बार दोहराएंगे, अगर वो नेगेटिव वे में है तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। इन्होंने जस्ट थॉर्नडाइक का उल्टा किया है। इन्होंने ये बताया अपने प्रयोग के माध्यम से, प्रयोग किया जिन्होंने कबूतर और चूहे पे। उन्होंने कहा, देख प्रयोग में किया, प्रयोग को जानते हैं। पहले क्या किया, थॉर्नडाइक की भांति इन्होंने एक चूहे को और एक कबूतर को बारी बारी से किया था, एक छोटी सी पिंजरे में बंद किया। अब पिंजरे में ऊपर कुछ उन्होंने भोजन के कुछ वो क्या कहते हैं, एक कटोरी में या फिर किसी बॉक्स में ऊपर की तरफ से टांग दिया था, जो उसको दिख नहीं सकता था। और आगे लॉक पे एक बटन बना दिया था, यानी जब कबूतर उस पर चोंच मारेगा या चूहा उस पर करेगा तो उसमें से कुछ अनाज के दाने उसके प्लेट में गिरते थे, जिसको वो खा लेता था। ठीक है, तो वही हुआ कि जैसे पहले तो कबूतर इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। फिर जब उसने उस जगह चोंच मारा उस बटन पे, तो क्या हुआ, ऊपर से कुछ दाने या जो कहीं से जो भी व्यवस्था की गई थी, कुछ दाने उसके प्लेट में गिरे, वो उसने उसको खा लिया। यानी क्या हुआ, पहले उसने अनुक्रिया की तब जाके उसको उद्दीपक प्राप्त हुआ। यही सिद्धांत है कि किसी अनुक्रिया के करने के पश्चात ही हमें उद्दीपक प्राप्त होता है। यानी हम तब तक कोई अनुक्रिया नहीं करेंगे जब तक हमें उद्दीपक प्राप्त नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कबूतर को उस चोंच मारने के स्थान पे उसके ऊपर कुछ डंडा पड़ता या उसको कुछ चोट लगती, तो क्या वो दोबारा चोंच मारता? नहीं मारता। तो उसको एक तरह से रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। तो पॉजिटिव पुनर्बलन और निगेटिव पुनर्बलन, यानी दो तरह से हुआ कि अगर उसको भोजन मिला तो उसके लिए सकारात्मक उद्दीपक हो गया, अगर उसको भोजन नहीं मिलता तो उसको नकारात्मक उद्दीपक होता। तो क्या वो जब भोजन नहीं मिलता या उसको चोट लगती तो क्या इसको करता? नहीं करता। यानी इस तरह से हम कहें तो हमको बाहरी से एक पुनर्बलन मिल रहा है कि इस जगह बटन दबाने से उसको भोजन मिला, तो उसको समझ में आ गया, तो वो सीख गया कि ऐसा करने से भोजन की प्राप्ति होगी, और उस भोजन को प्राप्त करने में उसको आनंद आया तो वो सीखा। अगर वहाँ से उसको दंड मिलता तो वो नहीं सीखता। तो इस तरह से हमारा पुनर्बलन दो तरह से हो जाता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक में हम अगर बालक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम उसको पुरस्कार देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और अगर नकारात्मक में देखें तो अगर उसको हम दंड दें या किसी चीज़ के लिए डांटें, डांट फटकार कुछ भी करें, तो क्या बालक सीखेगा? नहीं। तो B.F. स्किनर ने अपने सिद्धांत में यही बताया कि किसी कार्य को करने से पहले हम कार्य को करते हैं, जो भी अनुक्रिया करते हैं, तो उसके परिणामों स्वरूप हमें
उद्दीपक प्राप्त होता है, हमें टारगेट प्राप्त होता है। ये बिल्कुल थॉर्नडाइक के उल्टे चले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा ये सिद्धांत आज पूरा हुआ, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का सिद्धांत। अगले एपिसोड में हम लोग संज्ञानात्मक जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। उसमें से मुख्यतः कोल्हर और जीन पियाजे के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत से काफ़ी कुछ प्रश्न मनोविज्ञान में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लें। और हम आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि हम अपने आप में और सुधार कर सकें और उस अनुसार वीडियो बना सकें, ताकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, धन्यवाद।